भावभीनी श्रद्धांजलि। पासवान का कल पटना में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। शोक में राष्ट्रध्वज आधा झुकाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। 28 अक्टूबर को मतदान के साथ होगी 3 चरणों वाले चुनाव की शुरुआत। पहले चरण में 71, दूसरे में 94 और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 4% पर रखा बरकरार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, मौजूदा मुद्रास्फीति है अस्थायी, कृषि परिदृश्य दिख रहा है उज्जवल। चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जीडीपी में फिर से वृद्धि का अनुमान। अगले सप्ताह खुले बाजार परिचालन के तहत 20,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे जारी। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर शांति वार्ता की प्रगति पर चर्चा की। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी बातचीत। जारी है देश में कोरोना के खिलाफ जंग। अब तक 59 लाख से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही रिकवरी दर बढ़कर 85.52% हुई। कोरोना से रिकवरी के मामले में भारत दुनिया में अव्वल। और फ्रेंच ओपन के महिला एकल वर्ग में ईगा स्विटेक और सोफिया केनिन के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। पुरुष एकल में सेमीफाइनल में राफेल नडाल का सामना होगा डिएगो श्वार्ट्ज़मैन से। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास से। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। रामविलास पासवान का कल निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत नेता के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया है। आज करीब 5 बजे के बाद दिल्ली से रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर को 2 बजे के आसपास पासवान जी के पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा। पटना में शनिवार को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। रामविलास पासवान 5 दशक से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में थे। इनके लिए हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि इनका अपना स्वभाव और राजनीतिक गलियारे में इनके स्वभाव की स्वीकार्यता ही थी कि लगातार 6 प्रधानमंत्रियों के साथ रामविलास पासवान ने काम किया। साथ ही साथ लगभग कहा जा सकता है कई सरकारों में इनकी नुमाइंदगी भी रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रामविलास पासवान के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी।
एनसीपी नेता शरद पवार ने भी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी है। एक प्रस्ताव में कहा गया है कि दिवंगत नेता का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास पासवान की स्मृति में मंत्रिमंडल ने 2 मिनट का मौन भी रखा। कैबिनेट ने सरकार और पूरे देश की ओर से शोक स्तब्ध परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे 2 बजे का वक्त इनके पार्थिव शरीर के रवानगी का था पटना के लिए, क्या उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली है क्या? जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद उनके घर से पार्थिव शरीर जो 12 जनपथ जहां पर इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे, बाहर जो मीडिया का जमावड़ा है, यहां से रामविलास पासवान जी का जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जाएगा एयरफोर्स के विशेष विमान से 5 बजे, और वो पटना पहुंचेगा और पटना में कल उनका अंतिम संस्कार होगा। तो जो पहले समय था उसमें एक तरह से देखें तो बदलाव है, और कहा जा रहा है कि 5 बजे पटना उनका पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विशेष विमान से ले जाया जाएगा। हम जानते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में शोक प्रस्ताव पारित किया गया और संवेदना व्यक्त की गई, श्रद्धांजलि दी गई रामविलास पासवान जी को, और उनके जो योगदान रहा विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो देश के लिए जो योगदान किया, जो सेवा की, उसको याद किया गया। तो निश्चित तौर पर हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, बिहार से जुड़े तमाम दिग्गज नेता और तमाम जो है एक तरह से विपक्षी दलों के भी नेता, शरद पवार, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं, सांसद यहाँ पर आ रहे हैं और रामविलास पासवान जी शैलेंद्र, आपसे बात आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, आपसे थोड़ी ही देर पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी रामविलास पासवान को उनके सरकारी निवास स्थान पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कि आज भी कोरोना के इस दौर में भी लगातार एक तरह से कह सकते हैं कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने उनके घर पहुंच के रामविलास पासवान के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये वक्त जो इस समय है, एकदम कह सकते हैं बिहार चुनाव 28 तारीख से शुरू होने जा रहा है। चिराग पासवान के लिए भी ये घड़ी एक तरह से पिता के जाने की भी है, लेकिन सामने भविष्य, चुनाव, तमाम चीजें हैं। किस तरह से राजनीतिक पार्टियों का भी जो आना जाना सुबह से रहा, राजनीतिक नेताओं का आना जाना रहा है, किस तरह से चिराग पासवान को सांत्वना देना, साथ ही साथ ढाढ़स भी बंधाना, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन भी चिराग पासवान का है जहां वो पिता के बिना होंगे। निश्चित तौर पर हमने सुबह से देखा जो भी नेता यहाँ पर 12 जनपद पर रामविलास पासवान जी के आवास पर आ रहे थे, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने, चिराग पासवान और उनके पूरे परिवार को सांत्वना दे रहे थे, ढांढस बंधा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने उनके परिवार से मुलाकात की और खासतौर पर चिराग पासवान को ढांढस बंधाते हुए दिखे, सांत्वना देते हुए दिखे। हम जानते हैं कि एक तरह से देखें रामविलास पासवान जी के अस्वस्थ होने से पहले ही एक तरह से लोजपा का पूरा कामकाज, जो राजनीतिक कामकाज है, वो चिराग पासवान के जिम्मे आ गया था और खुद रामविलास पासवान ने एक तरह से उन्हें आगे किया था कि लोजपा का कामकाज अब चिराग पासवान देखेंगे। और यही वजह है कि जब अस्वस्थ थे, लगातार चिराग पासवान इस बात का जिक्र करते रहे जब वो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे। और बिहार में हम जानते हैं कि पहले चरण का नामांकन अब खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का नामांकन आज से शुरू हो
चुका है। तो ऐसे में लगातार ट्वीट कर चिराग पासवान इस बात की जानकारी देते रहे थे कि पिता के अस्वस्थ होने के चलते वो दिल्ली नहीं छोड़ पा रहे हैं, बिहार नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोजपा ने जो एक फैसला किया एक तरह से चुनाव लड़ने का, और जिस तरह से चिराग पासवान ने लोजपा की अगुवाई की है, तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक ट्रेनिंग, जो एक बड़ा राजनीतिक सफर और अनुभव रामविलास पासवान का रहा और उनकी छत्र छाया में एक तरह से आगे बढ़े चिराग पासवान, तो निश्चित तौर पर चिराग के सामने चुनौती जरूर होगी जब अब पिता का साया नहीं है। तो ऐसे में पार्टी को एक तरह से उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, चूंकि लोजपा एक राजनीतिक दल के तौर पर जितना अस्तित्व रखती है, जितना मजबूत मानी जाती है, रामविलास पासवान का कद अपनी पार्टी से बहुत बड़ा है। वो एक ऐसे बिरले राजनेता के तौर पर जाने जाएंगे जिनका कद हमेशा अपनी उनकी पार्टी से राष्ट्रीय राजनीति में हो या बिहार की राजनीति में हो काफी बड़ा रहा। और यही वजह है कि आप किसी भी बिहार के दिग्गज नेता को कभी भी एक तरह से देखें तो रामविलास पासवान के बारे में कोई अप्रिय बात या कोई एक तरह से उनका विरोध भी अगर कोई करता था तो बहुत ही संयत अंदाज में, बहुत ही राजनीतिक और वैचारिक विरोध हो सकता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरा जीवन जिया और जिस तरह से एक तरह से राजनीतिक विरोध होने के बावजूद व्यक्तिगत विरोध कभी रामविलास पासवान ने किसी भी राजनेता का नहीं किया, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी लकीर खींच कर गए हैं रामविलास पासवान। और चिराग पासवान के लिए एक चुनौती होगी, खासतौर पर ये पहला चुनाव होगा जब एक तरह से पिता का साया अब नहीं है। तो ऐसे में रामविलास पासवान की जो राजनीतिक सफर है, जो उनका राजनीतिक अनुभव रहा, जो एक तरह से उनकी जो एक ट्रेनिंग रही चिराग पासवान को, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान को उसका लाभ मिलेगा। और हम जानते हैं कि अब से पहले हमने कई बीजेपी के नेताओं से बातचीत की, उन्होंने दूरदर्शन पर बताया भी कि किस तरह से जब रामविलास पासवान से वो मिलने आते थे तो घंटों एक तरह से बातचीत होती थी और कभी लगता ही नहीं था कि वो जो है एक तरह से देखें बड़े भाई के तौर पर हमेशा पेश आते थे। शाहनवाज हुसैन से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि तमाम एक तरह से राजनीतिक गुर सीखने का काम और तमाम सलाह वो एक तरह से लिया करते थे। तो निश्चित तौर पर जी सुबह से ही कई राजनीतिक नेताओं से शैलेंद्र आपकी बातचीत हुई होगी। रामविलास पासवान कई विरोधाभासों के बावजूद भी अपने सियासी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम रहे हैं, ये उनका पूरा राजनीतिक इतिहास बताता है। ऐसे में वहां जब सुबह से राजनेता आ रहे थे लगातार, तो किस तरह के अपने संस्मरण उन लोगों ने आप लोगों से बात की? जी देखिए, सबसे अहम बात जो निकल कर आई, दरअसल रामविलास पासवान को एक ऐसे राजनेता के तौर पर याद किया जाएगा जो राजनीतिक विचारधारा को तो आगे बढ़ाते थे, लेकिन साथ ही साथ जो जमीनी हकीकत और यथार्थ होता था वक्त का, उसको भी समझते हुए जनता की नब्ज को पकड़ते थे। और यही वजह है कि जब रेल मंत्री रहे, हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर मंत्री रहे, और अब इससे पहले हम जानते हैं कि वो खाद्य मंत्री का जिम्मा निभा रहे थे। दरअसल जो उस वक्त की जरूरत थी राजनीति में, किस तरह से सत्ता में रहकर जनता की सेवा की जा सकती है और तमाम कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, वो एक तरह से देखें उस संतुलन को साधना रामविलास पासवान जानते थे। और यही वजह है कि अक्सर हम कहते हैं कि जब आंदोलनकारी कोई नेता संघर्षों के बाद निकल कर आता है सत्ता में आकर, दरअसल जनता की सेवा कैसे करनी है और सत्ता के माध्यम से एक दायित्व, मंत्री पद के दायित्व के माध्यम से कैसे गरीबों की, वंचितों की चिंता करनी है, वो खास तौर पर रामविलास पासवान से सीखा जा सकता है। इस बात का जिक्र कई नेताओं ने किया कि किस तरह से राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ जमीनी यथार्थ समय के हिसाब से जो बदलते हैं। एक वाकया मुझे याद आता है जो एक तरह से व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने एक कई पत्रकार थे और मैं उस वक्त मैं भी वहां पर बैठा था, उन्होंने बताया था कि दरअसल समय के साथ कुछ चीजें बदलती है, नारे बदलते हैं। एक समय नारा लगता था कि बड़े नेता की हो संतान या फिर किसी आम आदमी का बेटा हो, रेल का डब्बा एक समान। बोले अब यथार्थ ये है कि दरअसल अगर हम बेहतर सुविधाएं नहीं देंगे तो ये रेल यात्री दूसरी जो सुविधा है, जो दूसरे माध्यम है ट्रांसपोर्ट के,
उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में उस बात का जिक्र कर रहे थे कि दरअसल अलग अलग वर्ग के लिए सुविधाएं जरूरी हैं, सामान्य वर्ग के लिए या फिर जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके लिए भी रेलवे को बेहतरीन और उच्च स्तरीय सुविधा देनी होगी। तो दरअसल वो एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाने जाएंगे जो जमीनी यथार्थ को समझते थे। बिल्कुल शैलेंद्र, जनता पार्टी से निकले ये वो चेहरे हैं, वो नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई, साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पर यानी कि प्रादेशिक स्तर पर भी तमाम लोगों के साथ जुड़े रहे हैं और एक प्रखर नेता के तौर पर जाने भी जाते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। अश्विनी चौबे ने बताया कि रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज शाम 5 बजे एयरफोर्स के विमान से पटना जाएगा। कल पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अश्विनी चौबे हमारे साथ हैं, श्रद्धांजलि देकर बाहर निकले हैं 12 जनपद पर रामविलास पासवान जी को। सर, किस तरह से याद कर रहे हैं? देखिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी सचमुच में उन गरीबों के प्रति और तमाम लोगों के प्रति वो एक साया बन के, छाया बन करके बराबर रहते थे। बराबर 74 आंदोलन के हम लोग साथी रहे, बड़े भाई के समान। और जेपी आंदोलन में हम सब लोग एक साथ थे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके कुशल नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों का राशन नवंबर तक पहुंचाना, एक देश एक कार्ड जो उनकी प्रधानमंत्री जी की सदिच्छा थी, उसको इतने भले ढंग से इन्होंने पूरा करने का काम किया। इनके कुशल नेतृत्व में जो विभाग के जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। सर, आगे का क्या कार्यक्रम होगा यहाँ से, जो वो पूरा अगर बता। देखिए, सायंकाल में 5 बजे के लगभग वो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, कैबिनेट ने निर्णय लिया है और एयरफोर्स के प्लेन से यहाँ से इनको ले जाना है और कल वहाँ दाह संस्कार होगा। तो आज 5 बजे एयरफोर्स के प्लेन से पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा? जी जी। तो कल दाह संस्कार पटना में किया जाएगा। वैसे पटना में भी दर्शन का मौका मिलेगा? हाँ जरूर, हम सब लोग वहाँ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बता रहे थे कि आज शाम 5 बजे एयरफोर्स के प्लेन से रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा और वहां पर कल उनका दाह संस्कार किया जाएगा। सभी याद कर रहे हैं रामविलास पासवान जी के योगदान को, उनका जो एक राजनीतिक सफर रहा उसको याद कर रहे हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में न केवल वीआईपी बल्कि आम जनता यहां 12 जनपथ मार्ग पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं अपने विशेष मेहमान से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर राजकुमार फिलवारिया जुड़ गए हैं, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामविलास पासवान का जाना और बिहार चुनाव दोनों एक तरह से कह सकते हैं, कितना असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा, इस पर और बात करते हैं हम राजकुमार जी से। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय को आप किस तरह से देखते हैं और खासकर चिराग पासवान के लिए, क्योंकि ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जहां चिराग पासवान बिल्कुल अकेले होंगे, यानी कि न गठबंधन होगा न पिता का साथ होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले तो मैं माननीय रामविलास पासवान जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने आजाद भारत के अंदर अगर अनुसूचित जाति और दलितों के लिए कोई आंदोलन खड़ा किया, उनमें अग्रणी भूमिका अगर किसी की रही है तो रामविलास पासवान जी की रही है। रामविलास पासवान जी सदैव कहते थे, मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूं जहां अभी भी अंधेरा है। आजादी के 50 साल बाद, 60 साल बाद भी आज अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान नहीं हो पाया, उनका विकास नहीं हो पाया। अगर कोई उनकी आवाज संसद के अंदर गूंजती थी तो वह रामविलास पासवान उनमें से अग्रणी भूमिका थी। वैसे तो अनुसूचित जाति और दलितों की एक लंबी श्रृंखला है। अगर मैं बाबा साहब अंबेडकर की बात कहूं तो बाबा साहब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, कांशीराम, उसी कड़ी में मैं रामविलास पासवान जी को भी देखता हूं। एक अनुसूचित जाति वर्ग को लगता था कि एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा मानव है जो हमारी बात को संसद के इस महान विश्व की बड़ी पंचायत में, विश्व की सबसे बड़ी पंचायत, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत, संसद में अगर कोई आवाज दलितों की बन सकता है तो वो रामविलास पासवान हो सकते हैं। आज अनुसूचित जाति वर्ग को के सभी, और ये मेरा मानना है कि रामविलास पासवान का जो अनुसूचित जाति और दलित समाज के प्रति जो संघर्ष था वो दलगत राजनीति से ऊपर था।
सभी राजनीतिक दलों के अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ता उनको श्रद्धा रखते थे, उनमें विश्वास रखते थे, उनसे आस्था रखते थे। और मेरा यह भी मानना है कि जी हाँ, जिस तरह से फुलबारिया जी बता रहे थे कि रामविलास पासवान जी का सिर्फ संबंध बिहार से ही नहीं था, बल्कि वो जहां 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान सरकारों में रहे हैं, उसमें भी इस वर्ग के साथ उनका जुड़ाव रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार में रहे हो। जी फुलबारिया साहब, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मेरा यह भी मानना है कि सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता रामविलास पासवान को वो दलितों के मसीहा के रूप में देखते थे, वो किसी भी दल के हो। जब कोई भी अनुसूचित जाति वर्ग की समस्या आती थी तो वो रामविलास पासवान के पास जाते थे, और रामविलास पासवान जी भी दलगत राजनीति से उठकर उनकी बात को सुनते थे, उनकी बात को समझते थे और उनकी आवाज को संसद में रखने का पूरा भरसक प्रयास करते थे। और मेरा ये मानना है, कुछ लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि हर सरकार में उनका प्रतिनिधित्व रहता था, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए हमको सत्ता में रहना होगा, तभी हम अपनी बात को रह पाएंगे। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, दलितों के हितों के लिए मिलनसार स्वभाव के पासवान हर पार्टी, हर सरकार के खांचे में फिट होते थे, ये कहना है प्रोफेसर फुलबारिया का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। दूसरे चरण में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर की 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार में 3 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण लागू पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए कहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर नए दलों को पंजीकरण कराने के लिए अब सिर्फ 7 दिन का नोटिस देना होगा। पहले किसी भी मोर्चे या समूह को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कराने के लिए अपने गठन से 30 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग में आवेदन जमा करना होता था। पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों को पार्टी का प्रस्तावित नाम 2 राष्ट्रीय और 2 स्थानीय अखबारों में 2 अलग अलग दिन प्रकाशित करवाना होगा। यदि किसी को प्रस्तावित पार्टी के पंजीकरण पर आपत्ति है तो उसे नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करानी होगी। आयोग का कहना है कि पंजीकरण में ये छूट अंतिम चरण के चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन यानी 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी। और आइए सीधे रुख करते हैं हम पटना का। वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, नामांकन, दूसरे चरण के नामांकन की आज शुरुआत हो चुकी है और इस बीच ये खबर एक तरह से कह सकते हैं ये दुखद खबर बिहार चुनाव के लिए कही जा सकती है, लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कह सकते हैं और साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए भी। ऐसे में क्या लगता है बिहार चुनाव पे किस तरह का असर पड़ता दिखता है इस रामविलास पासवान के निधन का? देखिए रितु, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामविलास पासवान जो बिहार के कद्दावर नेता थे उनमें से एक थे। कई ऐसे मूवमेंट थे, कई ऐसे आंदोलन अभियान थे जिसका वो न केवल हिस्सा थे बल्कि वहाँ पे उन्होंने निर्णायक भूमिका भी निभाई थी। मसलन अगर आप मंडल आयोग की बात कर लीजिए, उससे पहले आपातकाल में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। कई ऐसे नीचे दबे हुए मुद्दे थे जिसको वो सतह पे लेके आए थे, मुख्य धारा पे लेके आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पटना है, पटना तो हालांकि बिहार की राजधानी है, या बाकी अगर आप अन्य जगहों की भी बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक संवेदना का सुर जो है वो आपको हर तरफ सुनाई देगा। आज करीब शाम में 5 से 6 बजे के बीच उम्मीद की जा रही है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उसको पटना लाया जाएगा और फिर उसके बाद उसको पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा, जहाँ पे जो पार्टी के लोग हैं, साथ में जो अन्य लोग हैं, क्योंकि उनकी छवि धीरे धीरे करके ऐसे बनी थी जो उन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत बनाया था कि वो एक समुदाय विशेष के नेता न रहकर काफ़ी ब्रॉड उन्होंने स्कोप जो है वो कवर किया था और ऑलमोस्ट सभी समुदाय को वो जो है अपने राजनीति से प्रभावित किया था। तो कहीं ना कहीं जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए काफ़ी सारे लोग जुटेंगे और शनिवार को जो है उनका जो अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं कि क्रिमेशन जो है वो किया जाएगा।
जहां तक आपने कहा कि चुनाव पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए निश्चित तौर पर कोई जब एक बड़ा नेता जो बीच से जाता है तो एक रिक्ति वहां पे बनती है, शून्य वहां बनता है। उस शून्य को भरने में कहीं ना कहीं समय लगता है। अब इस शून्य को चिराग पासवान किस तरह से भरते हैं, क्योंकि अब लोजपा का बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पे ही आ गया है। और साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता हमेशा रामविलास पासवान के साथ हर स्थिति में खड़े रहे, हर समय जो है उनका साथ दिया उन्होंने, वो किस तरीके से कंसोलिडेट करते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर आप दलित पूरे आंदोलन को देख लें तो एक तरीके से उन्होंने कंसोलिडेट किया था पूरे दलित मूवमेंट को। और ऐसे में जब चुनाव है, बेसिकली कंसोलिडेशन का जो रिजल्ट होता है वो किसी चुनाव में दिखता है। और बिहार विधानसभा का चुनाव पे हमेशा सबकी नज़र रहती है, क्योंकि यहाँ पे जाति जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से निभाता है। हालांकि अब धीरे धीरे जो है ये चीज़ें धीरे धीरे करके डाइल्यूट हुई है, डेवलपमेंट ने ओवरटेक किया इसको, लोग विकास चाहते हैं और कई सारी चीज़ें हुई है, उस पर भी जो है लोगों की खास नज़र रहती है। लेकिन एक जो शून्य बना है रामविलास पासवान के जाने के बाद, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो हाजीपुर में हो जहां से वो काफ़ी समय तक सांसद रहे, चाहे वो खगड़िया में हो जहां उनका जन्म स्थान था, चाहे वो कोसी का क्षेत्र हो, हर जगह उनकी सक्रियता रही। और कहीं ना कहीं उनके जाने से जो रिक्तियाँ, जो खालीपना है, जो शून्य हुआ है, उसका असर जो है वो चुनाव में दिखेगा। लेकिन ये देखना साथ में दिलचस्प होगा कि जिस समीकरण के तहत इस बार बिहार का चुनाव हो रहा है, हम जान रहे हैं कि थर्ड फ्रंट भी बना हुआ है यहाँ पे। एक तरफ बीजेपी है, जेडीयू है जो मुख्य पार्टियां हैं, दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस को देख लें, आरजेडी को देख लें, तो तीसरी तरफ अब आप उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देख लें, पप्पू यादव की पार्टी को देख लें, अन्य पार्टियों को देख लें, तो कई सारे समीकरण बने। अब इन समीकरण में रामविलास पासवान का जो योगदान है वो कितना असर दिखाता है, ये मुझे लगता है कि समय पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि अभी चुनाव में वक्त है और काफी चीजें अभी जो है उतार चढ़ाव और बदलाव होने की संभावना अभी बची हुई है। बिल्कुल योगेश, 5 बजे दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर पटना के लिए रवाना होगा, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 6 बजे तक उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा। गृहनगर रामविलास पासवान का खगड़िया है, तो क्या अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया पटना में होगी या खगड़िया में भी? देखिए, अंतिम संस्कार की जहां तक अभी तक सूचना है कि अंतिम संस्कार का जो पूरा कार्यक्रम वो यहीं पे होगा। जो अभी तक जो सूचना मिल पाई है, जो पार्टी के सूत्र जो है वो अभी बता रहे हैं, रविशंकर प्रसाद यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से रहेंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन खगड़िया को जो है, खगड़िया में पार्थिव शरीर ले जाने की बात जो है अभी तक पार्टी के द्वारा नहीं की गई है। हालांकि अंतिम समय हो सकता है कि अगर जो योजना है वो अगर बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो है जो सूचना है वो ये है कि पटना में ही उनका जो है अंतिम संस्कार होगा और साथ में जो है स्टेट फिनरल जो है वो इनको एकॉर्ड किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिड डे प्राइम में ब्रेक के बाद देखेंगे व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खबरें और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रहा खास, उस पर बात करेंगे। मुद्दे, जनता के सरोकार, बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल, न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जल शक्ति अभियान यानी बूंद बूंद पानी सहेजने की खास पहल। आयुष्मान भव में इस बार बात कोविड-19 और मानसिक तनाव की। हमारे साथ जुड़ेंगे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत पणिग्रही, होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा। आप अपने सवाल हम तक जीमेल, फेसबुक और ट्विटर के जरिए पहुंचा सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @राज्यसभा TV। #RSTV आयुष्मान भव का इस्तेमाल करें। facebook.com/राज्यसभा TV पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें जीमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmanbhav.rstv@gmail.com। देखिए आयुष्मान भव हर शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे।
कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढीकना करने से बचाया जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाएं। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। Defeat coronavirus. Let us always remember, wear a mask, wash hands, follow physical distancing. Together we'll succeed. Together we'll win against COVID-19. आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें। अरुण शर्मा का शुक्रिया रितु जी। और आज की जो व्यापार जगत की बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है। 10 बड़ी बातों को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मॉनेटरी पॉलिसी में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, उन्होंने क्या कुछ कहा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान किया है, जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट में से एक तरह से कोई भी बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा गया है। वहीं रिवर्स रेपो दर भी पहले की तरह 3.35% पर स्थिर बनी हुई है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग एक तरह से 10 बड़ी बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि 4% के ऊपर रेपो रेट को बरकरार रखा गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाती है, यानी कि जिस दर पर बैंक कर्ज लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसको 4% पर स्थिर रखा गया है। दूसरी बड़ी बात जो यह है कि जो रिवर्स रेपो दर है, उसको 3.35% पर स्थिर रखा गया। यानी कि बैंक पहले क्या करते थे, आरबीआई के पास पैसा जमा करा करके इंटरेस्ट लेते रहते थे, लेकिन अब इंटरेस्ट इतना कम कर दिया गया कि बैंक्स प्राइमरीली लेंड करने के लिए अब आगे आएंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि 2020 में अब तक 115 बेसिस अंकों की कटौती की गई है आरबीआई के द्वारा। यानी कि मकसद साफ है कि अब जो लेंडिंग है वो और भी सस्ती हो गई है। अभी तक अगर देखा जाए तो जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो आपको 7% के आसपास मिल जाएगा। तो एक तरह से चौथी बड़ी बात समझने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात निकल करके आती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। वही मौजूदा वित्त वर्ष में रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन एक तरह से वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। फूड प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, और साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर हैं एक बार फिर से अब शहरों की तरफ वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात हो या फिर जो इंडस्ट्रीज है वापस शुरू हो रही है, जिसकी वजह से जो मजदूर हैं, जो लेबरर्स है, वो वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं शहरों की तरफ। पांचवें बड़े पॉइंट की बात करते हैं कि ऑनलाइन कॉमर्स में अब तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ लोग अब ऑफिस में लौट रहे हैं, यानी कि जो फिजिकल मूवमेंट है वो हुआ है, लोग अब अपने ऑफिस फिजिकली जाना शुरू कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोविड क्राइसिस ग्रेजुअली खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही तक महंगाई में भी नरमी आने की उम्मीद है। तो ये इन्फ्लेशन जो कि 4% का टारगेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि 4% ±2%, वो फोकस पर रहता हुआ। छठी बड़ी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद बनी हुई है। सभी सेक्टर में एक तरह से हालात और बेहतरी के साथ आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कई सारे सेक्टर्स जैसे सर्विसेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसमें सुधार के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। सातवीं बड़ी बात कि रबी की फसल है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका आउटलुक काफी बेहतर दिख रहा है, और अब फोकस एक तरह से
आर्थिक सुधारों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अब फूड प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, बुआई की बात कर लीजिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने जीडीपी को काफी सहारा दिया है और वही इंडिकेट यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आठवीं बड़ी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2020 से जो आरटीजीएस ट्रांजैक्शन है वो अब 24 घंटे में कभी भी कर सकेंगे। अभी दरअसल हो ही रहा था कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक आरटीजीएस ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स है, बिजनेसमैन, उनको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। वो कभी भी बड़े ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे आरटीजीएस के माध्यम से। नौवीं बड़ी बात कि वित्त वर्ष 2021 तक जीडीपी में 9.5% की मंदी देखी जा सकेगी। कॉन्ट्रैक्शन जो है 9.5% का होगा। चौथी तिमाही में एक तरह से पॉजिटिव आउटलुक यानी कि पॉजिटिव जीडीपी दर देखने को मिल सकती है। साथ ही सितंबर महीने में जो पीएमआई है बढ़कर के 56.9 पर आ गई है। 2012 के बाद से पीएमआई का जो आंकड़ा है अभी तक सबसे बेहतरीन रहा है। यानी कि पीएमआई 50 के ऊपर अगर कुछ भी आंकड़ा होता है वो इंडस्ट्रीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो 2012 के बाद से सबसे ज्यादा 56.9 के आसपास पीएमआई का आंकड़ा। आखिरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमएसएमई को दिए जाने वाला जो कर्ज होता है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो ऋण देंगे, उस पर जो 2% की जो सहायता की जो छूट मिला करती थी, उसकी मियाद को एक तरह से 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया। यानी कि एमएसएमई को और भी सहारा देते हुए या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। और मकसद साफ है कि कैसे एमएसएमई यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ कही जाती है उसको और भी दुरुस्त किया जा सके। लेकिन शक्तिकांत दास ने क्या कुछ कहा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। The policy repo rate unchanged at 4%. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.2%. The reverse repo rate stands unchanged at 3.35%. MPC also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. वहीं शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षणों का जिक्र किया और कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है। The services PMI for September at 49.8 remained in contraction but has risen from 41.8 in August. These expectations are also reflected in our growth projections, which suggest that GDP growth may break out of contraction and turn positive by Q4. वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान में निर्णायक चरण में अब प्रवेश कर रही है। The Indian economy is entering into a decisive phase in the fight against the pandemic. Relative to pre-COVID levels, several high-frequency indicators are pointing to the easing of contractions in various sectors of the economy and the emergence of impulses of growth. Our projections indicate that inflation would ease closer to the target by Q4 2021. हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही है मुंबई से। श्यामा, चौथी तिमाही 2021 की बात, अब 2021 की बात की जाए, काफी महत्वपूर्ण होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कह रहे हैं कि पॉजिटिव टेरेन में जीडीपी आ सकती है। कितना बड़ा बयान है ये? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा बयान है ये। और जिस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक जो डिसीजन ले रही थी, स्टेटस को मेंटेन कर रही थी, इसकी कल्पना तो पहले से थी ही सबको। इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें या एक्सपर्ट्स की बात करें, लेकिन वो क्या कहते हैं, उनका टोन क्या है, महत्वपूर्ण बातें या मुद्दे क्या उठाते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और उसमें जब उन्होंने बताया कि ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमी सामने आ रही है, साथ ही हमारा जो इन्फ्लेशन है वो ईज होता हुआ नजर आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ भी है वो पॉजिटिव प्रोजेक्शन, पॉजिटिव जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है Q4 में। तो इसकी जो चर्चा है, अगर आप सबसे पहले देख लें तो मार्केट्स ही सबसे ज्यादा ग्रीन में काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, यानी कि मार्केट्स ने इसको बहुत अच्छी तरीके से लिया है। साथ ही ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर लें तो उन्होंने भी काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दिया है इसको लेके कि ये मच नीडेड था कि जब आपको कोई एक सेंट्रल बैंक के जो सबसे बड़े व्यक्ति है वो आपको बताते हैं कि आपकी इकोनॉमी अब ग्रीन शूट की तरफ बढ़ रही है या पॉजिटिव चेंजेस की तरफ में बढ़ रही है, पहले जैसे कारोबार होता था उसी तरफ में हम बढ़ रहे हैं, तो एक काफ़ी अच्छा आश्वासन होता है लोगों के लिए।
और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जो ये पॉजिटिव चेंजेस वो जो उन्होंने मुद्दे लिए या जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं वो किस तरह से उसका पॉजिटिव चेंजेस होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी देखना होगा। साथ ही आपने जो 10 मुद्दे बताए उसमें ये भी एक मुद्दा है कि जिस तरीके से उन्होंने जो होम लोन्स की बात कर लें या जो कहते हैं कि रिस्क वेटेज को रैशनलाइज करने की बात की है, तो बैंक्स भी अब काफ़ी एक सरलता से लोन देता हुआ लोगों को नजर आएगा। पहले बहुत हिचकिचाते थे लेकिन अब वो लोन देते हुए नजर आएंगे। इस तरह से लोग ज़्यादा लोन लेंगे। जो इन्वेंट्रीज रुकी हुई थी बिल्डर्स की वो भी अब निकलना स्टार्ट होगी। हम जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो काफ़ी ना सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बल्कि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बहुत तरीके से देता है। तो ये भी काफ़ी अहम मुद्दा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने उठाया कि जिस तरीके से ग्रोथ को बढ़ावा देना, बूस्ट देने का डिसीजन किया है। श्यामा, लेकिन एक और कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है और हाइलाइट्स जो कि गवर्नर की तरफ से आया वो ये कि मजदूर अब वापस एक तरह से शहरों की तरफ आ रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर काफी क्रूशियल है क्योंकि अब फूड प्रोडक्शन को उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है। रबी की बुआई की बात करी, रबी की फसल की बात की, उसका आउटलुक काफी बेहतरीन के साथ उन्होंने बताया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बार फिर से जीडीपी को सहारा देता हुआ दिखाई देगा। एग्रीकल्चर की अगर बात कर लें तो जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था हमारे इकोनॉमी पे या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे, तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर इसके पूरी तरीके से इसके बाहर था, एसेंशियल एक्टिविटीज में ही आता था। जो हमारे किसान हैं उन्होंने कभी काम करना रोका नहीं था, जो सप्लायर्स थे वो कभी रुका हुआ ही नहीं था। तो ऐसे समय में जब सारी ही एक्टिविटीज बंद थी, एग्रीकल्चर वो एक एक्टिविटी था, एक सेक्टर था जो पूरी तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था इकोनॉमी में और साथ ही पहले जैसा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पुश भी दिया जा रहा है हमारे फार्म सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो एग्रीकल्चर जिस तरीके से हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात निकल करके आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास ने साफ तौर पर कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटलुक है वो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारी के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर कुछ बड़ी बातों को समझने की कोशिश करें तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ब्याज दरों को कम किया या उसमें कुछ चेंजेस किए हैं कि नहीं किए। बड़ी बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने जो आउटलुक दिया है अर्थव्यवस्था को लेकर के वो काफी ज्यादा एक तरह से बेहतर निकलता हुआ आ रहा है। चौथी तिमाही बहुत ही निर्णायक साबित होगी क्योंकि रिजर्व बैंक का मानना है कि चौथी तिमाही में हो सकता है पॉजिटिव टेरेन में आते हुए दिखाई दे। जो रूरल कंजम्पशन है या फिर जो रूरल डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो माइग्रेंट लेबरर्स थे वो वापस अब शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो ये कुछ बड़े इंडिकेटर्स हाईलाइट किए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था वापस ट्रैक पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी उसकी कुछ बड़ी बातें। लेकिन बाकी की खबरों के लिए चलते हैं सीधे ऋतु जी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इन तमाम खबरों के लिए विस्तार से शुक्रिया। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। नेहरू कप बोट रेस केरल के अलापुया में हर साल आयोजित होती है ये नौका दौड़, जिसमें शामिल होती है करीब 100 फीट लंबी सर्प आकृति की सजी धजी दर्जन भर नौकाएं। हर नौका पर सवार होते हैं 100 चप्पू चालक, 4 नाविक और 25 गायक। 1 किलोमीटर की इस नौका दौड़ को देखने के लिए हर साल जुटते हैं लाखों देशी विदेशी दर्शक। जब भी आप अस्पताल जाएं, तो पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रामविलास पासवान वंचितों की पैरवी हमेशा करते थे।
रामविलास जी के जाने की सब देश भर में बहुत दुख हुआ है। दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ों की हमेशा उन्होंने पैरवी की। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। और एक जिंदा दिल इंसान, बहुत सक्रिय रहते थे मंत्रिमंडल में भी। एक बहुत बड़ी क्षति देश की हुई है और सभी इसके कारण दुखी हैं। आज शाम 5 बजे रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना के लिए रवाना होगा, जहां कल उनका अंतिम संस्कार होगा। बात कोरोना की। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 58,27,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 83,011 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 85.25% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.54% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा दिवस पर भारतीय विदेश सेवा से जुड़े अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए ये कहा कि भारतीय विदेश सेवा दिवस पर सभी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं। राष्ट्र की सेवा और विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनका कार्य सराहनीय है। वंदे भारत मिशन और कोविड से संबंधित मदद के दौरान हमारे नागरिकों और अन्य देशों के लिए उनका प्रयास उल्लेखनीय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बड़े वर्चुअल सम्मेलन रेस 2020 का आज समापन है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर 5 दिवसीय इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन का मकसद जवाबदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन लाने के भारत के दृष्टिकोण का रोड मैप पेश करना है। रेस 2020 के वैश्विक मंच में कुल 44 सत्रों के दौरान सामाजिक बदलाव समेत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा व स्मार्ट मोबिलिटी आदि क्षेत्रों में एआई के इस्तेमाल की संभावनाओं पर दुनिया भर के विशेषज्ञों ने विचारों का आदान प्रदान किया। इस सम्मेलन में एआई पर शोध, नीति और नव प्रवर्तन से जुड़े कई प्रतिनिधि और विशेषज्ञों ने भाग लिया। और आइए अब उन खबरों को देखते हैं जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3,67,43,000 से अधिक हो गया है और पिछले 24 घंटों में 3,43,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक इससे 10,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 2,76,30,000 के करीब है। फिलहाल दुनिया भर में 80 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के सक्रिय मामले हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में अब तक 78,31,000 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इससे 2,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 26 लाख के करीब सक्रिय मामले हैं। तीसरा सबसे प्रभावित देश ब्राजील में कुल संक्रमण के मामले 50,30,000 के करीब हैं। ब्राजील में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,49,000 से ज्यादा है। ब्राजील में फिलहाल 4,65,000 सक्रिय मामले हैं। और बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के साथ अगले हफ्ते डिजिटल माध्यमों से बहस कराए जाने पर उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है और इसे समय की बर्बादी कहा है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच गैर दलीय आयोग ने कहा कि दूसरी बहस 15 अक्टूबर को मियामी में होने का कार्यक्रम है, जिसमें उम्मीदवार दूर दराज स्थित अलग अलग स्थानों से हिस्सा लेंगे। हालांकि ट्रंप ने डिजिटल माध्यमों से होने वाली बहस में भाग लेने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक मंच पर बहस को लेकर बाइडेन ने कहा था कि वे बहस में तभी हिस्सा लेंगे जब ये तय हो जाएगा कि ट्रंप संक्रमण से उबर चुके हैं।
और आज दुनिया भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाएगा। इंटरनेट के इस जमाने में आज भी लोग डाक सेवा का प्रयोग कर रहे हैं। डाक पर लोगों का भरोसा आज भी उतना ही कायम है। पोस्ट यानी डाक एक शहर से दूसरे शहर तक सूचना पहुंचाने का सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सुगम और सस्ता साधन रहा है। विश्व डाक दिवस मनाने का मकसद बिजनेस और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक विभाग की भूमिका और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसकी भागीदारी के बारे में जागरूकता फैलाना है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जो खेल जगत से जुड़ी हुई हैं। और खेल की खबरों के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ गौरव जी। गौरव, क्या खास है आज खेल जगत से? शुक्रिया रितु जी। और बात करें अगर खेल की खबरों की तो शुरुआत करेंगे फ्रेंच ओपन के साथ, जहां आज पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में खिताब के प्रबल दावेदार और 12 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल का सामना अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन से होगा। नडाल ने क्वार्टर फाइनल में जानिक सिनर को 7-6, 6-4 और 6-1 से शिकस्त दी थी। दूसरी तरफ श्वार्ट्जमैन ने तीसरी वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम को 5 सेट तक चले मुकाबले में 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 और 6-2 से शिकस्त देकर अंतिम 4 में प्रवेश किया था। नडाल के लिए मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि श्वार्ट्जमैन ने 2 हफ्ते पहले ही रोम मास्टर्स में नडाल को शिकस्त दी थी। पुरुष एकल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में खिताब के प्रबल दावेदार और शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास से होगा। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के पाब्लो कैरेनो बुस्टा को कड़े संघर्ष के बाद शिकस्त देने में सफलता पाई थी। वहीं सित्सिपास की बात करें तो उन्होंने रूस के 22 वर्षीय खिलाड़ी एंड्रे रूब्लेव को 7-5, 6-2, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सित्सिपास ने फ्रेंच ओपन के अंतिम 4 में पहली बार जगह बनाई है। बात कर लेते हैं कल खेले गए महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले की, जहां सोफिया केनिन ने फ्रेंच ओपन के महिला एकल के फाइनल में जगह बना ली है। इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीतने वाली अमेरिका की सोफिया केनिन ने सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की अनुभवी खिलाड़ी पेत्रा क्विटोवा को हराने में सफलता पाई। केनिन ने मुकाबले को 6-4, 7-5 से अपने नाम किया, फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में उनका सामना युवा खिलाड़ी ईगा स्विटेक से होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में क्वालिफायर में पोलैंड की 19 वर्षीय ईगा स्विटेक ने अर्जेंटीना की नाडिया पोडरोस्का को हराने में सफलता पाई। ओपन युग में फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली क्वालिफायर खिलाड़ी नाडिया पोडरोस्का सेमीफाइनल में अपना शानदार खेल नहीं दिखा पाई। स्विटेक ने उन्हें सीधे सेट के मुकाबले में 6-2, 6-1 से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। सोफिया केनिन और ईगा के बीच मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। टेनिस के बाद बात कर लेते हैं वेट लिफ्टिंग की, जहां पर ओलंपिक कांस्य पदक विजेता रुस्लान एल्बेगोव को सहित रूस के 6 भारोत्तोलकों को डोपिंग मामले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मॉस्को की डोपिंग रोधी प्रयोगशाला के आंकड़ों के आकलन के आधार पर उन्हें गुरुवार को बैन किया गया। इस प्रयोगशाला पर डोपिंग के मामले छुपाने का आरोप लगा था। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने कहा है कि मॉस्को की प्रयोगशाला से मिले डाटाबेस के आधार पर अनुशासनात्मक पैनल ने 6 खिलाड़ियों को दोषी पाया। महासंघ ने हालांकि निजी मामलों की जानकारी नहीं दी है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की, जहां आयरलैंड की यूरो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने का सपना ही रह गया। दरअसल टीम को गुरुवार को स्लोवाकिया के खिलाफ मैच में 4-2 से हार का मुंह देखना पड़ा। टीम को यह हार पेनल्टी शूटआउट में मिली। वहीं एक अन्य यूरो क्वालिफाइंग मुकाबले में स्कॉटलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में ही मिली जीत के आधार पर खुद को मजबूती प्रदान की। स्कॉटलैंड का गुरुवार को सामना इजराइल से था, लेकिन निर्धारित समय तक दोनों टीमों में से कोई भी गोल नहीं दाग सका, जिसके चलते मैच पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां स्कॉटलैंड ने इजराइल को 5-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही स्कॉटलैंड का अपराजय का दौर 6 मैच का हो गया है। और अब बात कर लेते हैं
फुटबॉल में ही दोस्ताना मुकाबले की, जहां इंग्लैंड और वेल्स के बीच वेम्बले में खेला गया दोस्ताना मुकाबले में इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से धो दिया। इंग्लैंड की ओर से डेब्यू कर रहे डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन ने दागा गोल। इंग्लैंड की टीम ने पहली बार लगातार छठी बार वेल्स की टीम को दी है मात। वहीं वेल्स की टीम को 1973 के बाद पहली बार इंग्लैंड के हाथों इतनी बुरी हार झेलनी पड़ी है। डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन की बात करें तो वो इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू मैच में गोल करने वाले 188वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं रितु जी के पास। शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों के लिए। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि आप मास्क पहने और हाथ धोते रहें और साथ ही साथ 2 गज की दूरी के साथ करें अपने सभी काम। हमें दीजिए इजाजत। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी।